Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome back to this awesome series Crash Course on Modern History। और आज हमको जानना है ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। ओके, तो गांधी जी का जो आखिरी तीर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमको आज स्टार्ट करना है। ओके, तो हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 जो दूसरा विश्व युद्ध था वो स्टार्ट हो जाता है सितंबर 1939 में, जबकि नाजी जर्मनी यानी हमारे हिटलर साहब अटैक कर देते हैं पोलैंड पे। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो है, प्लीज थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी सी जो है आप ले लें, कहीं से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें। ओके, और ये जब आप कनेक्ट करेंगे चीजों को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फिलहाल हम वापस आते हैं कोर्स पे। सितंबर 1939 में जब नाजी जर्मनी हिटलर अटैक कर देता है पोलैंड पे, वहां से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो वर्ल्ड वॉर बेसिकली जो है अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स की लड़ाई है। अलाइड पावर्स में 5 लोग हैं, हमारा यूके है, हमारा जो हमारे ऊपर जो राज्य कर रहा था, फ्रांस है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है। ओके, दूसरी साइड है जर्मनी, इटली और जापान। यहीं पे एक और बात समझ लो, यही 5 है जो बाद में जीतेंगे। ओके, ये 5 जीतेंगे और यही है जो है परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, यही है जिनके पास वीटो है। ओके, तो ये 5 वो हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये 3 वो हैं जो आज भी डिमांड कर रहे हैं, 3 नहीं कहना चाहिए, जर्मनी और जापान, ये वो हैं जो आज सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री चाह रहे हैं, घुसना चाह रहे हैं। ओके, तो ये एक्सिस पावर है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड ये समझ लो कि जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, ये 2 जो है रिजीम्स थी। जो जर्मनी में नाजिज्म था, इनका कहना था कि जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो ज्यूज हैं वो फिट नहीं है सर्वाइव करने के लिए, उनको होलोकास्ट कर रहे थे, उनको मार रहे थे। और इनका हिटलर का एम बेसिकली ये था कि उसको जो जर्मनी को एक्सपैंड करना था, जो है जो सब पूरे यूरोप को कैप्चर करना था। तो जो है इस तरह की थोड़ा सा जो है आइडियाज थे हिटलर के। तो ये जो साइड है, अगर ब्रॉड व्यू में देखा जाए तो ये एक नेगेटिव साइड है। ग्रॉस ह्यूमन वायलेशन जो है, जो आइडियाज हैं वो गलत हैं, अपने ही स्टेट में जो है जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ओके, तो ये साइड जो है फेवर करने लायक नहीं है, किसी भी हाल में ये साइड फेवर करने लायक नहीं है। और ये साइड फेवर करो ना करो ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यूके भी कॉलोनीज बना चुका है, फ्रांस की भी कॉलोनीज है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ओके, तो ये भी कोई जो है बहुत दूध के धुले नहीं है, बट ये कह सकते हो कि अगर ये ग्रे शेड है तो ये ब्लैक है। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 1939 में जो है जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो ब्रिटेन ऑटोमेटिकली इंडिया को भी इंडल्ज कर लेता है कि नहीं ठीक है, हमारे साथ तो भाई इंडिया एसोसिएटेड है, तो इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में एसोसिएटेड है। ओके, जब वो ऐसी बात करता है तो कांग्रेस वर्धा सेशन होता है, कांग्रेस जो है वर्धा में मिलती है, और यहाँ पे 2 आइडियाज इमर्ज होके आते हैं। एक गांधी जी का आइडिया है जो कह रहा है कि ऐसी गलत बातें हो रही हैं जर्मनी के द्वारा, इटली के द्वारा, तो हम जो है इस फासिज्म, इसे फासिज्म कहते हैं, हम इस जो ये जो पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। ओके, और हम जो अलाइड पावर्स है, जो ब्रिटेन वाली पावर्स है, उसकी मदद करना चाहते हैं एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट। ओके, और हम करना तो चाहते हैं, बट इस करने चाहने के लिए हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और कैपेबल हम तभी होंगे जब हम आजाद होंगे, इसलिए तुरंत आजादी दे दो हमें। ये था आइडिया गांधी जी का। एक दूसरा आइडिया था सुभाष चंद्र बोस का, बिल्कुल यह कॉन्ट्राडिक्टरी कह सकते हैं। इनका कहना था कि जो है दोनों ही साइड सपोर्ट करने लायक नहीं है सर जी, दोनों ही साइड बेकार है। चाहे वो जर्मनी को देख लो तो वो जो है उनकी फासिज्म, उनका जो है जो नाजिज्म है, जो होलोकास्ट कर रहे हैं, वो ज्यूज पे अत्याचार कर रहे हैं, सब गलत है। ठीक है, उनको भी सपोर्ट नहीं कर सकते, और हम ब्रिटिशर्स के तो अंदर बहुत दिनों से परेशान हैं, तो उनको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर मौका बहुत अच्छा है सर, इस अपॉर्चुनिटी का कोई यूज कर सकते हैं, और अगर हम जर्मनी की हेल्प ले लें, जापान की हेल्प ले लें, तो हम ब्रिटेन को इंडिया से उखाड़ फेंक सकते हैं। ये आइडिया था सुभाष चंद्र बोस। ये अपने रास्ते स्टार्ट करेंगे और सुभाष चंद्र बोस यहां से अपने रास्ते चले जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं वो हम समझेंगे अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको समझना है कि गांधी जी क्या करेंगे। ओके, तो लॉर्ड लिलिथ को, क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं हमको तुरंत आजादी दे दो तो हम सपोर्ट करेंगे। लॉर्ड लिलिथ को उस समय होते हैं 1936 से 43 का टाइम है। ये कांग्रेस की कोई डिमांड नहीं मानते हैं, और प्लस अपनी डिवाइड इन पॉलिसी, जो मुस्लिम्स हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको कांग्रेस के खिलाफ यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तब कांग्रेस डिसाइड करती है कि ना, हम किसी भी हालत में इस वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो लास्ट चैप्टर में बात करेंगे, उनको कॉल देती है कि अब वक्त आ चुका है कि हम जो है इस मिनिस्ट्रीज को छोड़ दें, रिजाइन कर दें। ओके, 1940 में अब जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अपना अपना रोल निभा रही हैं। कांग्रेस परेशान है, इनमें डिस्कशन चल रहा है
कि यार हमको स्ट्रगल करनी चाहिए, मास स्ट्रगल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये लोग ये सोचने में परेशान है। दूसरी साइड मुस्लिम लीग की अलग ही प्रॉब्लम है। मुस्लिम लीग कह रहा है, लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का, अब मुस्लिम लीग कह रहा है कि ऐसा है जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं उनको एक साथ ग्रुप करके इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। ओके, जैसे कि जो है सिंध हो गया, है ना, ईस्ट बंगाल हो गया, असम वाला पार्ट हो गया, जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं उनको एक साथ ग्रुप करके आजादी मिलनी चाहिए, और जहां भी मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी है, वहां पे उनको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनकी जो इंटरेस्ट है उनको बचाना होगा। ओके, ये अलग ही बंटवारे की बातों में लगे हुए हैं, और यहां पे ये परेशान है कि आजादी कैसे दिलाएं। ओके, एक और चीज यहां पे जो है हम बात करना चाहेंगे कि जो है गांधी जी किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि मास स्ट्रगल का जो डिलेमा क्यों है, क्यों नहीं हम हड़ताल पे उतर जा रहे हैं, हम नहीं चाहते, क्योंकि गांधी जी क्या है, गांधी जी चाहते हैं ब्रिटेन को सपोर्ट करना, और अगर वो लड़ाई पे उतर आए, मास स्ट्रगल पे उतर आए, इन दैट केस जो है ब्रिटेन की काफी पावर, काफी एनर्जी इस मास स्ट्रगल को रिप्रेशन में लग जाएगी, और शायद वो वहां पे थोड़ा उसको एक बैकफुट पे आना पड़े, जर्मनी के खिलाफ बैकफुट पे आना पड़े। ओके, तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा इस बात को ईज आउट करने के लिए और जो है थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा होता क्या है कि हिटलर जो है यूरोप में जीतता जा रहा है, एक के बाद एक जीत, फ्रांस तक भी जीत गया, बेल्जियम जीत गया। ओके, तो जो है ब्रिटेन बैकफुट पे आ चुका है। ठीक है, ब्रिटेन जब बैकफुट पे आ जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे इंडिया की हेल्प की जरूरत है। वो ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं, आपके हमें कोई डिमांड नहीं चाहिए। और लॉर्ड लिंजिथगो अगस्त 1940 में एक ऑफर देते हैं कांग्रेस को या इंडिया को। लॉर्ड लिंजिथगो का आइडिया ऑफर यह है कि हम आपको इस लड़ाई के बाद डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनेगी, ठीक है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हम एक्सपैंड करेंगे, और माइनॉरिटीज को वीटो पावर, अगर मुस्लिम्स को कोई जो है एक्ट पसंद नहीं आ रहा, कोई रेजोल्यूशन पसंद नहीं आ रहा, और वो उसको अगर मना कर दें या अगर 2/3 मेजोरिटी से मना कर दें, तो फिर जो है वो एक्ट पास नहीं हो पाएगा। तो ये दो बातें लॉर्ड लिंजिथगो ऑफर करते हैं। ओके, गांधी जी तुरंत, जैसे ये बात गांधी जी सुनते हैं अगस्त ऑफर, गांधी जी कहते हैं डोमिनियन स्टेटस तो हमारा टारगेट ही नहीं है सर जी, नहीं चाहिए हमको डोमिनियन स्टेटस, हमको आजादी चाहिए। हमने बहुत पहले 1930 में ये मना कर दिया था कि हमको जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको आजादी चाहिए, तो ये आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। मुस्लिम लीग के जो है कानून में जब ये बात पढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्या सुनते, क्या वीटो, आपने वीटो का, अरे आई लव वीटो। पहली बार जो है आप बात कर रहे हो कि जो है मुस्लिम लीग किसी एक्ट को मना कर सकता है, यानी हमको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ओके, तो ये मुस्लिम लीग को ये बात काफी पसंद आती है, और ये और कहता है हाँ पार्टीशन होना चाहिए सर, बिल्कुल सही बातें कह रहे हो आप। ओके, तो गांधी जी जब मास स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो अगस्त ऑफर के बाद अक्टूबर में वो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह या लिमिटेड सत्याग्रह कह लीजिए, या इसको दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो आपने सुना होगा नारा, दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। कहते हैं मास स्ट्रगल की जगह हम ये इस स्ट्रगल को रिजॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक आदमी जो है सत्याग्रह करेगा, और सत्याग्रह करता हुआ वो दिल्ली की तरफ चल पड़ेगा। ओके, अब पहला आदमी जो सत्याग्रह करेगा वो होंगे विनोबा भावे, दूसरे होंगे जवाहरलाल नेहरू, और ऐसे करते करते बहुत सारे सत्याग्रही होंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, हजारों सत्याग्रही जो थे, क्योंकि यार ये जो है वॉर सिचुएशन है, यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि लॉ है नहीं है, जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी अगर लॉ तोड़ता वो मिले तुरंत जेल में डालो, और सारे सत्याग्रही, सारे नहीं हजारों सत्याग्रही को जेल में डाल दिया जाता है। ओके, दूसरी तरफ इधर ये सब काम चल रहा है, दूसरी तरफ जर्मनी जो है वो यूरोप पे जो है कैप्चर करता जा रहा है, सोवियत यूनियन पे अटैक कर देता है, और जापान तब तक जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया है, इंडोनेशिया कैप्चर हो गया, मलेशिया कैप्चर हो गया, बर्मा कैप्चर हो गया, और मार्च 1942 जापान पहुंच जाता है रंगून। ओके, तो समझो ये है जापान, और ये इधर सारी धमा चौकड़ी मचाते हुए अटैक करते हुए जापान यहाँ पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया जापान। ओके, यहाँ जापान पहुंच गया, और जब यहाँ जापान पहुंचेगा तो ये समझ लो इंडिया के जस्ट बॉर्डर पे नॉक कर रहा है जापान, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ये। ओके, तो यह जब ये सिचुएशन आती है तो दोनों ही साइड, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो ब्रिटिश हो, दोनों डेस्परेट हो जाते हैं कि नहीं हमें जो है कोई सॉल्यूशन यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, और इस डेस्परेशन में भेजा जाता है सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया, इसे कहा गया क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में क्रिप्स दौड़ते हुए इंडिया आते हैं। ओके, ये चेयरमैन होते हैं, इनकी छोटी सी टीम है। ओके, तो क्रिप्स मिशन में जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स चेयरमैन है, ये स्टैफर्ड क्रिप्स है, सब लोग खुश हैं कि हाँ अब कुछ होने वाला है। ओके, सब हंस रहे हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स एक्चुअली लेबर पार्टी के मेंबर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी जो एक्शन ले सकता है, जो बात जो कहेगा वो सुनी जाएगी। ओके, और प्लस ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेवर करते थे।
ओके, तो जब ये आते हैं तो सबको खुशी होती है कि नहीं तो अपना आदमी है यार, आप कुछ जो है अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, अब जब क्रिप्स आते हैं तो ये बातें क्या कहते हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, बहुत सारे फ्यूचर रिफॉर्म्स देंगे, वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, है ना, और स्टेट्स जो हैं जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे हैदराबाद हो गया, अगर वो चाहे तो वो इंडियन जो है यूनियन को ज्वाइन ना करे, वो अलग भी रह सकता है। ओके, और वाइसरॉय के पास इस वॉर टाइम में ऑटोक्रेटिक पावर्स होंगी ताकि वो कंट्रोल कर सकें। डोमिनियन स्टेटस, गांधी जी कहते हैं क्या, कांग्रेस कहती है क्या डोमिनियन स्टेटस, यू सेड डोमिनियन स्टेटस, भाई ये तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं सर जी, हमें चाहिए आजादी, और इनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाता। ओके, इवन जो है जो वाइसरॉय होते हैं लिलिथगो होते हैं, वो भी कहते हैं क्या डोमिनियन स्टेटस की बात करी यार, ये तो पहले मना हो चुका था, ये क्या कोई अकल नहीं लगाई आपने। ओके, तो फिलहाल जो कोई जो सॉल्यूशन नहीं निकलता, और इस फ्रस्ट्रेशन में क्योंकि भाई जापान जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है रंगून, इस उसमें जो है अब प्लस इस वॉर है, यह चीजें जो है सारा जो खाना पैदा हो रहा है वो वॉर, उसमें सैनिकों को भेजा जा रहा है, शॉर्टेजेस है खाने की, दाम बढ़ता जा रहा है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। ओके, तो अब समझ में आ गया था गांधी जी और नेहरू जी को कि अब आजादी बहुत जरूरी हो गई है और वक्त आ चला है कि हमको एक मूवमेंट, एक अटैक करना पड़ेगा। 8 अगस्त 1942, ओके, 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहती है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हमें पास करना होगा, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा इसके लीडर होंगे गांधी जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल होगा, नॉन वायलेंट, ध्यान रखो। ओके, बट हाँ, उसी रात जो है गांधी जी भी स्पीच देते हैं, और गांधी जी दो बातें इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। पहली बात कहते हैं हमको सिर्फ फ्रीडम चाहिए, कोई और फालतू बात नहीं, कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ आजादी। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं डू और डाई, बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट है और अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, डू और डाई, पर इसको एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या करना है और क्यों मरना है। डू और डाई ये समझने के लिए छोड़ देते हैं, और ये छोड़ के कह देते हैं कि बस ये बर्बादी, ये गुलामी देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे, इससे अच्छा होगा हम मर जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है जो मास है कि आप जो है सड़क पे उतर आओ, जितनी भी माइटली आप, जितनी भी पावर के साथ आप अटैक कर सकते हो, या अटैक कह लो, या प्रोटेस्ट कह लो, या एजिटेशन कह सकते हो, जितनी भी पावर के साथ आप एजिटेट कर सकते हो उतनी पावर के साथ हमें एजिटेशन करना होगा। ओके, जैसे ही वो ऐसा नारा देते हैं डू और डाई, जो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, जिसकी कोई भी मीनिंग निकाल सकती है पब्लिक, ऐसे नारे के बाद 9 अगस्त 1942 अगली ही मॉर्निंग सुबह सुबह सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है। एक तो पहले ही क्लियर नहीं था डू और डाई में क्लियर करना क्या है, और ऊपर से गांधी जी सारे लीडर्स के साथ अरेस्ट हो गए। ओके, अब लोगों को पता ही नहीं करना क्या है, तो बस लोगों को ये पता है डू और डाई, कुछ करो या मरो, तो जो है जो मासेज हैं वो अपने लीडर खुद बन जाते हैं। अब उन्हें जो करना है खुद करना है, अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और कैसे मरना है। और इस सोच में घोर वायलेंस होता है, बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। कांग्रेस को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि ऐसी बात कही थी, और ये मैसिव अपराइजिंग, हड़ताल, बाइकॉट, स्ट्राइक्स, ओके, जो है यहाँ तक कि वायलेंस जब होता है तो जो है जो पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ओके, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, टेलीकॉम जो तार वार बिछे हुए हैं, टेलीफोन सर्विसेज हो गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन सब पे अटैक होने लगते हैं। बहुत सारे टाउन्स और सिटी सीज कर लिए जाते हैं। लोग अपनी पैरेलल गवर्नमेंट को हटा के अपनी पैरेलल गवर्नमेंट गायब भी हो जाती है, जैसे सतारा, बलिया, मिदनापुर, इन सब में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना देते हैं। तो एक जो है भयंकर जो है एजिटेशन, एक मास मूवमेंट जिसमें हर बच्चा, हर कोई इन्वॉल्व है, तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट, क्योंकि भाई लड़ाई चल रही है, गवर्नमेंट के एक्शंस अगर हम देखें वो सप्रेशन पे उतरते हैं, और लड़ाई चल रही है, ये आम दिन नहीं है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर लिया और गवर्नमेंट जो है इतना टाइम लेगी सोचने में और फिर कुछ लेगी। इनको पता है भाई यहाँ विश्व युद्ध चल रहा है, इतना टाइम नहीं कि हमें क्या करना है, समझने का टाइम नहीं है। बस इन्होंने जो है वायलेंस किया, अच्छा बॉम्ब उड़ा दो, मशीन गन से उड़ा दो, इन लोगों को टीयर गैस छोड़ दो, बुरी तरह मिलिट्री रूल, हर जगह मिलिट्री रूल हो जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं, और जो है ये जो मूवमेंट होती है इसको बड़े आराम से सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कोई रिवोल्ट नहीं होती 1945 तक, और एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि कोई लीडर एक्चुअली उस समय नहीं है। ओके, फिर जब 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, और इसी के साथ ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ चुका है। इसको हम समझेंगे कि ये इंपैक्ट क्या था, क्या फर्क पड़ा इससे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स, थैंक्स फॉर योर लवली जो भी आपने रिव्यूज दिए हैं। ओके, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, रियली थैंकफुल, और प्लीज ऐसे ही बने रहिए और इसको शेयर करते रहिए
रिकमेंड करिए, रिव्यू करिए, रेट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी को समझेंगे, इनके आइडियाज जानेंगे कि ये किस तरह से अप्रोच करते हैं इस रिवोल्ट को। ओके, तो एक नया फ्रंट खोलेंगे। अब तक क्या था कि कांग्रेस वाले फ्रंट से लड़ाई हो रही थी, पर एक इंडियन आर्मी वाले फ्रंट से लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं आज। और अब तक जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये नॉन वायलेंस पे फोकस हो रहा है। ओके, ये कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ, सत्याग्रह के साथ, बहुत ही शांति के साथ अंग्रेजों से लड़के इनको हराएंगे। पर यहाँ पे एक नया तरीका जरा देखते हैं कि अगर आप वायलेंस करेंगे, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर हम एक आर्मी बना लें और ब्रिटेन पे अटैक करें, इंडिया पे ब्रिटिशर्स उस पे अटैक करें, ब्रिटिशर्स पे अटैक करें, तो क्या होगा। तो ये एक जब बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है, एक नया तरीका जो है लेकर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर में 5 पावर्स एक तरफ है, अलाइड पावर्स, और एक्सेस पावर्स दूसरी साइड है। एक्सेस पावर्स जिससे हमने कहा था कि ये ब्लैक है, तो ये थोड़ा सा ग्रेश उसमें कह सकते हैं, लाइट ग्रे कह लो। ओके, तो एक्सेस पावर्स में जो मेन 2 नाम जान लो आज के लिए, जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान एक्सेस पावर्स में, और रशिया अलाइड पावर में। थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं। रशिया अलाइड पावर है और जर्मनी और जापान एक्सेस पावर्स है। ओके, तो वर्धा में हम बात कर रहे थे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, वर्धा में डिस्कशन होता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम एक्सेस को सपोर्ट तो करना, अलाइड को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेस सही नहीं है, वो लोग बुरे लोग हैं, हमें अलाइड को सपोर्ट करना चाहिए, और मास स्ट्रगल भी नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये तभी कर पाएंगे जब जो है पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए, हमको आजाद कर दिया जाए, ऐसा गांधी जी कह रहे थे। पर सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे नहीं सर जी, दोनों ही साइड सपोर्ट करने लायक नहीं है। ठीक है, हमको ये इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, हमको जो है जो दूसरी साइड है उसका जो है ब्रिटेन पे यूज करना चाहिए, और उनका इस्तेमाल करके इंडिया को जीत दिला देनी चाहिए, आजादी छीन लेनी चाहिए। ये आइडिया था सुभाष चंद्र बोस जी का। गांधी जी ध्यान नहीं देते इस बात पे, गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को। सुभाष चंद्र बोस जी डिसाइड करते हैं कि अब उनको ये रास्ता खुद अपनाना होगा, खुद कुछ करना पड़ेगा। ओके, सुभाष चंद्र बोस के जो थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने भी इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। ओके, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ओके, क्योंकि वो देश के लिए जो है लड़ना चाहते थे, वो अंग्रेजों की सर्विस नहीं करना चाहते थे। ओके, इन्होंने सीआर दास को पॉलिटिकल गुरु माना था। सीआर दास वही है जिन्होंने स्वराज पार्टी फाइंड आउट करी थी, स्वराजिस्ट वाले चैप्टर में बात करी थी हमने सीआर दास की। सोशलिस्ट इंक्लिनेशन की बात कर चुके हैं हम लास्ट चैप्टर में। सोशलिस्ट इंक्लिनेशन था, तो जो सोशलिस्ट आइडिया था, इसीलिए जो है इनको 2 बार प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ओके, तो सोशलिस्ट बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है सोशलिज्म की तरफ, प्लस जो है लेबर्स को फेवर करते थे, वुमेन को फेवर करते थे, दलित्स के लिए बहुत ज्यादा इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको एक टाइटल दिया था देश नायक। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इनको बहुत पसंद करते थे, देश नायक, देश का हीरो कहते थे इनको। ओके, तो बात करते हैं वापस वर्धा के बाद क्या हुआ 1941 में। देखो, जब ये जो रेडिकल व्यू थी, ये व्यू ब्रिटिशर्स को भी पता थी, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको जनरली जेल में ही रखते थे कि भाई ये जो है बहुत रेडिकल है, इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और ये कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए इनको जेल में रखो। तो जब इनकी तबीयत खराब होती थी तब उनको घर भेज दिया जाता था कि वहां पे आप हाउस अरेस्ट में रहिए, और जब इनकी तबीयत सही हो जाती थी तो जेल में डाल दिया। ओके, तो एक बार क्या होता है कि इनको घर भेजा जाता है, इनकी तबीयत खराब होती है, और वो घर से चुपके से भाग निकलते हैं। ओके, और बिहार होते हुए पहुंच जाते हैं। बिहार होते जनरली लोग यूपी पहुंचते हैं, कि बिहार होते हुए रशिया पहुंच जाते हैं। ओके, तो जब ये रशिया पहुंचते हैं, तो रशिया वैसे गए क्यों, हम बात कर चुके हैं कि ये सोशलिस्ट है ना। तो जब ये सोशलिस्ट हैं तो इनके दिल में बहुत प्यार है रशिया के लिए, सोवियत यूनियन के लिए, क्योंकि ये सोशलिज्म आया ही उधर से था। तो इनको लग रहा था कि ये जो सोवियत यूनियन है, ये हाथ फैलाए खड़ा होगा, मैं जाऊंगा और ये मेरी मदद करेंगे, और हम चल के ब्रिटेन इंडिया पे अटैक करेंगे और ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंक देंगे। ये बेसिकली आइडिया था। और जब ये सोवियत यूनियन पहुंचते हैं, रशिया पहुंचते हैं, तो इनको पता चलता है कि क्या उन्होंने अलायंस ज्वाइन कर लिया है, रशिया तो ब्रिटेन की साइड चला गया है। बहुत दुख होता है इनको, इन्हें लगता है कि यार ये तो मेरा तो प्लान ही धरा रह गया, इतनी दूर आ गया हूं मैं बिहार से, घर से बहुत दूर चला आया हूं। बट ये दिल नहीं हारते, जाते हैं वहीं से जर्मनी। ओके, तो जर्मनी जब पहुंचते हैं 2-3 महीने बाद, तो जो है हिटलर से मिलते हैं, बट ये भी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं रहती, और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं जापान जाता हूं, जापान में शायद मुझे हेल्प मिले। जापान में इनको सपोर्ट मिलता है, और इस सपोर्ट के थ्रू इंडियन नेशनल आर्मी स्टैब्लिश करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है वो मोहन सिंह का है,
मोहन सिंह जो है इंडियन आर्मी में थे और जो है वहां पे बर्मा वगैरह में लड़ाई लड़ रहे थे। तो बेसिकली ये कलेक्ट कर रहे थे वहां के जो रेजिडेंट्स थे, या ये भी जो भी जो है रेजिडेंट्स तो बाद में ज्वाइन करते हैं, जो वहां पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। क्या हो रहा है कि जब जो है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, इन सब में जो लड़ाई हो रही थी, तो ब्रिटेन की आर्मी में इंडियंस भी थे। तो जब जापान से लड़ाई हो रही थी तो बहुत सारे इंडियंस को जापान ने कैप्चर कर लिया था। तो ये कैप्चर्ड सोल्जर्स थे। तो मोहन सिंह इनको इकट्ठे कर रहे थे और इनका प्लान ये था कि अगर कांग्रेस कॉल करेगी तो हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, तो जब जो है नेताजी आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को ये आर्मी समर्पित कर दी जाती है। इनकी मदद करते हैं रास बिहारी बोस भी। रास बिहारी बोस यादव आपके रेवोल्यूशनरी चैप्टर में कहा था कि इंडिया के सबसे खतरनाक अगर कोई क्रांतिकारी था तो वो थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस भी इनकी मदद करते हैं। मोहन सिंह इनको जो है समर्पित कर देते हैं वो आर्मी, और आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी बनती है। ओके, सुभाष चंद्र जी को यहाँ पे टाइटल दिया जाता है नेताजी का। नेताजी प्यार से कहते थे लोग इन्हें, और यहाँ पे वो स्लोगन देते हैं जय हिंद। प्लस सरकार भी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है ये एक्चुअली प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया है, और इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं जापान और जर्मनी। ओके, आइडिया ये था कि जापानी आर्मी के साथ आईएनए भी जाएगी, अटैक करेगी इंडिया पे, और जो है हम दिल्ली तक कूच करेंगे और ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक देंगे। ओके, तो चलो दिल्ली का आइडिया यहाँ पे आता है, और बर्मा बॉर्डर पे, इंडो बर्मा बॉर्डर ये लोग क्रॉस करते हैं, बट इम्फाल के आगे नहीं जा पाते। ये लोग जो है वहां पे हार जाते हैं। जापान भी हार जाता है 1944-45 में, और आईएनए भी हार जाता है, और बहुत सारे सोल्जर्स कैप्चर कर लिए जाते हैं। ओके, फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और ये जो सोल्जर्स कैप्चर करे गए होते हैं, तो ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि जो है क्यों ना इनका हम ओपन ट्रायल करें और लोगों को दिखाएं कि अगर आप जो है हमारे साथ गद्दारी करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। क्योंकि इंडियंस के लिए तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ गद्दार है। ओके, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम जान लीजिए, प्रेम सहगल और शाहनवाज थे। यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा मैंने। प्रेम सहगल, शाहनवाज, गुरदयाल सिंह डिजन, ये फेमस हुए तीन, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख। तो जो है यहाँ पे धर्म जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ देश के लिए प्यार है। ओके, तो जब ऐसे लोगों को जो है ट्रायल करने जा रहे थे, मारने जा रहे थे, उनके खिलाफ कुछ करने जा रहे थे, तो क्या अब इंडियंस शक्ल देखेंगे? क्या इंडियंस सोचेंगे कि जो है अब होने दो, ठीक है यार, पेपर में आएगा पढ़ लेंगे? नहीं, अब इंडियंस जो है, इंडियंस के लिए ये लोग नेशनल हीरोज हैं भाई। ये देश के लिए जान देने वाले लोग थे। ये वो थे जो उनको आजादी दिलाने आ रहे थे भाई। इनसे प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। लोग सड़क पे उतर आए, पूरे देश में रिवोल्ट हो गया, जगह जगह स्ट्राइक्स होने लगी, जो है मास अपराइजिंग हो गई, हड़ताल, सत्याग्रह, जो कर सकते थे लोग, जो आता था, जो सीख चुके थे अब तक गांधी जी से, वो सब ट्राई मार दिया लोगों ने। 12 नवंबर इन्होंने कहा कि हम आईएनए डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। 5 से 11 नवंबर इन्होंने कहा ये हमारा आईएनए वाला हफ्ता होगा, और 12 नवंबर को आईएनए डे। तो जो है एक मासिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। ब्रिटिशर्स चौंक गए कि यार हम तो जो है इनको अभी बताने वाले थे कि क्या हो सकता है अगर आप गद्दारी करेंगे, इन्होंने हमको बता दिया कि अब क्या हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे। ओके, तो ब्रिटिशर्स को और बड़ा झटका लगता है। ऑलरेडी बहुत सारे झटके लग रहे होते हैं, इनमें से एक और ये बड़ा झटका लगता है कि हमने तो इनको ट्रायल करने जा रहे थे यार, ये तो हम पे अटैक करने वाले थे जापान के साथ, इंडिया पे अटैक करने वाले थे जापान के साथ, हम इनका ट्रायल कर रहे हैं और ये लोग इनके साथ हैं। ठीक है, तो एक जो है बहुत बड़ा यहाँ पे सबक मिलता है ब्रिटिशर्स को। उनको और कुछ रास्ता नहीं बचता, इन लोगों को छोड़ना पड़ता है। ओके, गांधी जी यहाँ पे, और ये सपोर्ट ऐसा नहीं कि खाली कांग्रेस है, मुस्लिम लीग भी सपोर्ट कर रही है, हिंदू महासभा भी सपोर्ट कर रही है, जस्टिस पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने संघ हैं, सब इनको सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट इनको छोड़ देते हैं, और गांधी जी यहाँ पे सुभाष जी को एक टाइटल देते हैं, प्रिंस अमंग पैट्रियट्स, है ना, जो देशभक्त हैं, देशभक्तों के बीच में ये राजकुमार है। ओके, तो एक जो है बड़ा यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है वो जो प्लान किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो भले ना हुआ हो, है ना, इंडिया भले ना जीता हो, लेकिन देश का दिल जीत लिया था इन लोगों ने। ओके, और एक देश की नब्ज को झकझोर दिया था कि नहीं, अब जो है हम हर तरह से रेडी हैं, हम हर तरह से लड़ सकते हैं। एक बहुत कॉन्फिडेंस भी आया लोगों में कि एक आर्मी, हमारी अपनी आर्मी, ऐसा भी हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, हमारी अपनी आर्मी होगी। ओके, तो काफी कॉन्फिडेंस आया लोगों में, और काफी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ब्रिटिशर्स का। और जब रिंग म्यूटनी हुई तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ब्रिटिशर्स का। अब रिंग म्यूटनी समझ लेते हैं, ऐसे बहुत सारी और म्यूटनीज हुई, बट ये रिंग म्यूटनी ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम से पूछी भी जा चुकी है, तो रिंग म्यूटनी थोड़ा जान लेते हैं। रिंग इज एक्चुअली रॉयल इंडियन नेवी। होता क्या है, नेवी में एक होते हैं ऑफिसर्स,
जैसे कैप्टन हो गया, सेकंड मेट हो गया, है ना, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर हो गए, तो एक ऑफिसर्स होते हैं और इनके नीचे काम करता है एक क्रू। तो जो क्रू था वो इंडियंस थे और जो ऑफिसर्स थे वो यूरोपियंस थे। ओके, तो ये जो क्रू होता है इसे रेटिंग कहते हैं। तो रेटिंग्स बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे इन शिप्स में। जो इंडियन नेवी थी, जो ब्रिटेन की, इंडिया की जो नेवी थी, उसमें ये लोग बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। तो जब ये आईएनए वाली खबर सुनते हैं, पेपर में आया था कि आईएनए ने ऐसा ऐसा किया, देशभक्ति वगैरह वगैरह, तो इन्हें लगता है कि ये आईएनए जो था ये भी तो कभी ब्रिटिश आर्मी में था। तो इनके अंदर भी सपना जगता है कि जो है हमारा भी कभी दिन आए, हम भी कभी ब्रिटेन के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े। तो ये जो फीलिंग होती है धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। प्लस जो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से जो देशभक्ति की भावना पूरे देश में बह रही थी, उसके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और इन लोगों को ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो इनकी सुपीरियोरिटी होती है, ये पसंद नहीं आ रही होती है। ओके, तो ये लोग हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, दिस स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं और स्टार्ट होता है, शिप का नाम होता है तलवार, और धीरे धीरे ये फैलता है और शिप से भी जाने लगता है, बड़ा प्रोटेस्ट सा बन जाता है ये। एक नेवल सेंट्रल कमेटी बनाते हैं लोग जिससे अपनी डिमांड जो है ब्रिटिशर्स के सामने रख सकें। ठीक है, बाद में लेकिन इनको सप्रेस कर दिया जाता है, इनको सरेंडर करना पड़ता है। इवन गांधी जी और मुस्लिम लीग भी इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, दो सपोर्ट करें ना करें ब्रिटिशर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। पहली बात करते हैं सपोर्ट क्यों नहीं करते। गांधी जी का मानना है कि हम जो भी चीज करते हैं उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ओके, गांधी जी का मानना था कि अगर हम आज इस रिवोल्ट को सपोर्ट कर देंगे, नेवी में म्यूटनी को सपोर्ट कर देंगे, तो कल को अगर आजादी के बाद भी कभी सरकार ऐसा करेगी जो शायद थोड़ा लोगों को पब्लिक ओपिनियन में गलत हो, तो ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि जो है हमें रिवोल्ट नहीं करना। तो कुछ भी गलत नहीं सिखाना है, ओके, हमेशा सही चीज सिखानी है, नॉन वायलेंस सिखाना है, ताकि लोगों के अंदर नॉन वायलेंस ही रहे, कभी वायलेंस की फीलिंग ही ना आए, उन्हें ये पता ही ना हो कि ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो कोई गलत आदत कभी नहीं डालनी चाहिए। ओके, तो जो है इसी तरह मुस्लिम लीग का भी यही स्टैंड था कि नहीं, जो है नेवी वगैरह में इस्टेब्लिशमेंट में सब नहीं होना चाहिए, तो ये लोग सपोर्ट नहीं करते, तो ये जो है दब जाती है, जो म्यूटनी है वो दबा दी जाती है। बट ऐसी ही म्यूटनी रॉयल एयरफोर्स से भी हो जाती है, ऐसी ही म्यूटनी पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, रेलवे में भी हो जाती है। तब जो है ब्रिटिशर्स को झटका लगता है यार कि ये जिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस सिस्टम, जिस फाउंडेशन पे हम इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं, आज ये फाउंडेशन झकझोर दी जा चुकी है। उनको ये एहसास हो जाता है कि ये जो वेव जो आई थी, साइड से जो आई थी, इसने इनके जहाज को पूरा डगमगा दिया है। ओके, भले अभी ये उखड़ के कूदे नहीं है, लेकिन अब समझ में आ गया है इनको कि इनका वक्त खत्म हो चुका है, टाइम आ गया है कि अब घर वापसी कर ली जाए, ब्रिटेन वापस चलने का वक्त आ गया है। ओके, तो ये एहसास इन सब ने मिलकर धीरे धीरे दिला दिया और अब वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ये लोग बैग पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं नहीं ठीक है, आप अपना देश ले लो, जो है बताइए कैसे क्या करना है। अब ये बातें करेंगे कि बताओ भाई कैसे आजादी देनी है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, कैसे जो है पावर ट्रांसफर होगा, कौन जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंडियन स्टेट्स का क्या होगा, इंडियन स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स जिनको इन्होंने कैप्चर नहीं किया है। ओके, तो उनका क्या होगा, प्रोविंसेस क्या होगा, किस तरह से रूलिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि नहीं। अब ये इस तरह की बातें करेंगे और ये अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा ये लोग चुपचाप अपना जो है बोरिया बिस्तर बांधेंगे और यहां से निकल लेंगे। ओके, तो लगभग हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। जो है जब दिल पर जीत हासिल कर ली, दिमाग पर जीत हासिल कर ली, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि इनको बाहर फेंक देंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को बाहर करते हैं और जो पावर है वो अपने हाथ में ले लेंगे। ओके, तो जो है बनी रहिए, बस थोड़ा सा और हमारी जर्नी बाकी है, जर्नी बस खत्म होने वाली है। आई कैन अंडरस्टैंड, एक बड़ा कोर्स पूरा खत्म करना काफी मुश्किल होता है। ओके, बट उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। प्लीज कमेंट करते रहिए, रिव्यू करते रहिए, रिकमेंड करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं। ओके, और सीखिए, पढ़ाई करिए और थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव एंड वेलकम टू द एंड ऑफ द सीरीज क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज हम आजादी पाएंगे और आजादी के साथ साथ एक दुखद घटना होगी बंटवारे की। ओके, तो अब तक हमने बात करी थी कि ये सारे तीर हम चला चुके हैं और ये जो अंग्रेज हैं अब पूरी तरह पैकिंग के मूड में हैं। इन्हें किसी तरह से ये देश छोड़ के जाना है, ये सरकार ट्रांसफर करनी है इंडियंस को। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 1940s में कांग्रेस डिलेमा में थी। जब कांग्रेस डिलेमा में थी कि मास स्ट्रगल करना है कि नहीं, उस समय मुस्लिम लीग क्या कह रही थी कि हमें किसी तरह से जो है ये दूसरा देश मिल जाए, बंटवारा हो जाए, पाकिस्तान हमको मिल जाए। ओके, तो जहां एक तरफ नेशनलिज्म की भावनाएं बह रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग प्लान कर रहा था कि अगर ये आजादी मिलनी है तो हमें
देश से, भारत से अलग होना होगा। ये इनकी प्लानिंग चल रही थी। कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया है, ये जो लाहौर में जो लीग डिसाइड करती है कि मुस्लिम मेजोरिटी वालों की ग्रुपिंग एक साथ होनी चाहिए और इन्हें आजादी मिलनी चाहिए, और प्लस माइनॉरिटी जहां भी जो है मुस्लिम माइनॉरिटी में है उनके राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। ये जो लाहौर सेशन में है इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया है। दो, इस सेशन में कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था। ओके तो मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें इस फेज में, ये जो वर्ल्ड वॉर वाला फेज था, मुस्लिम लीग पूरी तरह से कम्युनलिज्म में, ये जो है जो हेट्रेड है, जो एक दूसरे से नफरत है, इस नफरत में पूरी तरह से डूब चुकी है। ओके ये टू नेशन थ्योरी जो है प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक देश को बिलोंग नहीं करते, ये एक्चुअली दो देश हैं जिन्हें एक साथ कपल कर दिया गया है और इनको अलग करना जरूरी है। तो ये एक ऐसी थ्योरी देश में फैला रहे हैं। ओके प्लस एक और बात यह है कि हमने बात करी थी कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी जो है 1938 में, उसमें जो है मुस्लिम लीग को बिल्कुल ये जो है जता दिया गया था कि वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद ये पूरी तरह से पूरी जद्दोजहद से लग गए थे कि किसी तरह मुस्लिम्स को अपने कब्जे में ले ले, उनको जो है एजिटेट कर ले, उनको भड़का ले। ओके तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये प्रोसेस बढ़ते 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 बहुत सारे मुस्लिम्स इनके फेवर में आ जाते हैं, और एक टाइम ये आ जाता है कि 1946 में जब इलेक्शंस होते हैं तो मोर देन 85% ऑफ मुस्लिम्स वोटेड फॉर देम नाउ। और इस बीच जो है अब जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो ब्रिटिश ने एक फैसला ले लिया है। फैसला ये है कि जो है हमको भारत को छोड़ना है। पर ऐसा क्यों? इतना कीमती पोजीशन था जो है ब्रिटिशर्स का, तो आज एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इनको छोड़ना है भारत, और ये जो है पावर किसी ना किसी इंडियन के हाथ में ट्रांसफर करनी, ऐसा क्या हो गया? ओके तो पहली बात तो ये कुछ अचानक से नहीं हुआ है। एक बात तो यह है कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है। जो पहले फ्रांस और यूके मेन पावर हुआ करते थे दुनिया की, अब जो वो मेन पावर है वो यूएसए और रशिया हो चुके हैं। ओके बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है, यूएसए और रशिया डोमिनेंट है, जिसमें यूएसए चाहता है कि ये कॉलोनीज वगैरह खत्म हो, इंडिया को आजादी मिले, इंडिया को फेवर कर रहा है। दूसरी बात, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल जनता बेशरम हो चुकी है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे गोली मार दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, कोई भी गलत काम अगर सरकार करती है तो पूरी आवाम उसमें आवाज उठाती है। ओके तो अब ये गवर्नमेंट को समझ में आ चुका है कि अब इस जनता को रूल कर पाना इनके बस की बात नहीं है, ये बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत अपग्रेड हो चुकी है। ठीक है, और फिर आईएनए और जो रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटनी हुई है, ऐसी इवेंट्स ने तो झकझोर के रख दिया है कि भाई ये तो आर्म्ड स्ट्रगल भी कर सकते हैं, इनको जरूरत पड़ी ये हथियार उठा के मार सकते हैं, इनको जरूरत पड़ी तो जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, वो जिस फाउंडेशन पे, जिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे हम लाई करते हैं, वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ सकते हैं। ओके तो अब इनको यह एहसास हो गया है कि अब इनके ऊपर रूल कर पाना आसान नहीं है। प्लस ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से हटके अब लेबर गवर्नमेंट आ चुकी है, तो ये जो चेंज ऑफ पावर है तो इनको थोड़ा सा जो है इनका थोड़ा एटीट्यूड इंडिया की तरफ फेवरेबल है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि ठीक है चलो इनको आजादी दे दी जाए। तो नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। ओके नेगोशिएशन स्टार्ट होता है इन तीनों में। मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस एक दूसरे से नेगोशिएट करना चाहते हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं भाई हमको पाकिस्तान चाहिए, किसी भी तरह पाकिस्तान दे दो, और ये कह रहे हैं कि नहीं भारत को यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, इस यूनिटी को धर्म के नाम पे मत तोड़ो। ओके तो ये जो डिस्कशन चल रहा है इसमें ये भी आर्बिट्रेशन का काम करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, प्लस थोड़ा डिस्कशन इनसे भी होगा कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो ये नेगोशिएशन वाला फेज है पूरा। तो ये नेगोशिएशन बेसिकली स्टार्ट हो चुका है जो है अगस्त ऑफर से, और जो वो क्रिप्स मिशन आया था तब से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो बात हम कर चुके हैं। ओके उसके आगे के नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं जो अब बाकी है। तो सबसे पहले सीआर फॉर्मूला होगा, ये जो है सी राजागोपालाचारी अपना एक फॉर्मूला लेके आएंगे और गांधी और जिन्ना में बात सुलह कराने की कोशिश करेंगे। फिर देसाई लियाकत भी जो है एक पैक बनाने की कोशिश करेंगे। फिर वेवल प्लान, जो है लॉर्ड वेवल उस समय वाइसरॉय हैं, और लॉर्ड वेवल सोचेंगे कि मैं कुछ इनमें दोस्ती करवा दूं, कुछ जो सॉल्यूशन दूं। ओके तो ये सब फेल हो जाएंगे। तो ये थोड़े यहाँ की बात करते हैं। तो 1944 सबसे पहले सी राजागोपालाचारी ये आइडिया लेके आते हैं, ये कहते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। अगर ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें छोड़ के जाना ही चाहते हैं तो पहले एक एंट्रिम गवर्नमेंट की जरूरत है। इस एंट्रिम गवर्नमेंट में एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ एक साथ मिलकर एक सरकार बनाते हैं। ओके और क्या होगा कि एक बार ये वॉर खत्म हो जाएगी तो हम बाउंड्रीज तोड़ लेंगे कि कितना पाकिस्तान है और कितना इंडिया है, और हम बाउंड्रीज तब तोड़ेंगे जब वहां पे हम प्लेबिसाइड कराएंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या आप बंटवारा चाहते हैं। ओके
और जो है क्या होगा, अगर हम बंटवारा कर भी लेते हैं उसके बावजूद हम डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे, एक आर्मी ताकि हो, हम एक दूसरे को डिफेंस प्रोवाइड करें, एक दूसरे की शक्तियां, एक दूसरे की कमियों में हम काम आए। ओके, तो ये आइडिया था। लेकिन जैसे ही राजा गोपालाचारी जो है ये जो बात कर देते हैं प्लेबिसाइट वाली, तो जब गांधी और जिन्ना के साथ नेगोशिएशन किया जाता है, गांधी और जिन्ना मिलके एक साथ बैठ के नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो जब ये प्लेबिसाइट की बात आती है तो जिन्ना डर जाते हैं। जिन्ना कहते हैं क्या प्लेबिसाइट, देखो 85% मुस्लिम्स मुझे वोट जरूर कर रहे हैं, ओके, बट इसलिए वोट कर रहे हैं कि उन्हें पार्टीशन चाहिए, उन्हें दूसरा पाकिस्तान चाहिए, ये इस बात पे श्योर नहीं थे। ओके, तो उन्हें डाउट था पब्लिक पे कि अगर गांधी जी ने कह दिया कि कोई पार्टीशन नहीं हो गया, खबरदार अगर किसी ने जो है वोट किया पार्टीशन के लिए तो मैं अनशन कर लूंगा, अगर ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई वोट ना करे और मैं प्लेबिसाइट में पाकिस्तान हार जाऊं। तो ये डर गए, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चल पाएगा। ओके, फिर जब ये नहीं चल पाया तो फिर एक नया पैक्ट बना, देसाई लियाकत जो है भूला भाई जीवन जी देसाई थे, ये भूला भाई हैं, और लियाकत अली खान, ये लियाकत भाई साहब हैं। इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है हम थोड़ा सा पैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो होगी, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव असेंबली है, उसमें बराबर नॉमिनेशन होगा कांग्रेस और इनका, प्लस माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ये दोनों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये शायद इन्होंने घर में अपनी बातें करी, वहीं खत्म हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। ओके, तो दोनों ही ग्रुप ने इस पे कुछ कहा नहीं। तो जब वेवल ने देखा, लॉर्ड वेवल ने देखा कि यार ये तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तो कुछ बात ही नहीं हो पा रही है, कुछ जो है डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, मतलब किसी मुद्दे पर, किसी नतीजे पर ये लोग पहुंच नहीं रहे, तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है ऐसा करता हूँ, एक पार्टी बुलाता हूँ, और पार्टी बुलाते हैं वो शिमला में। तो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। कोशिश ये होती है कि जो डेडलॉक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का, इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो सारे लीडर्स शिमला में इकट्ठे होते हैं और जो है वो वेवल ऑफर करते हैं कि ठीक है चलो एक इंटरिम अरेंजमेंट हम जो है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक एक टेम्परेरी जुगाड़ कर लेते हैं। जुगाड़ ये होगा कि पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियंस के हाथ में होगी, ठीक है, और जितने हिंदूज होंगे उतने ही मुस्लिम्स होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी जिन्ना साहब होते हैं, जिन्ना साहब कहते हैं कि जो है जो जितने मुस्लिम्स होंगे ना, बात आपकी सारी हम मानने को तैयार हैं, पर सारे के सारे मुस्लिम्स मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करेगी, हम नॉमिनेट करेंगे। और जब वो ऐसी बात कहते हैं तो फिर कांग्रेस कहती है कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, क्या सारे मुस्लिम्स को आप ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी साइड मुस्लिम्स है, और फिर ये बात वहीं की वहीं अटक जाती है, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ओके, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पे फिर जो है हम किसी जो है सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर वहीं के वहीं अटक गए, वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये प्लान भी फेल हो जाता है, वेवल भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करें इनका, तीनों आइडियाज फेल हो गए। तीन नहीं कहना चाहिए, देसाई तो खैर कोई बात ही नहीं है, ये दो बड़े आइडियाज फेल हो गए थे। ओके, फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एटली एक्चुअली अब जो है क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वहां पे पावर चेंज हो चुकी होती है। ओके, तो ये सोचते हैं कि यार ये लोग तो नहीं बना पा रहे हैं कोई सॉल्यूशन, ये लोग वहां इंडिया में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो अगर मैं यहां से, क्योंकि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, हम बड़ा ऑफिस है हमारा, तो हम अगर यहां से किसी को भेजें और ये अगर जाएगा तो शायद तो कुछ ज्यादा असर पड़े, है ना, वहां तो लोकल है सब लोग, तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है। तो अगर यहां से कोई जाएगा तो लगेगा कोई बाहर से आया, यार हमें सॉल्यूशन करवाने, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा असर पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन होगा। तो कैबिनेट मिशन, वैसे काफी हद तक सही सोचा था उन्होंने, कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसमें वही स्टैफर्ड क्रिप्स हैं जो पहले आ चुके हैं, प्लस पैथिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है। तो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन जो है मीटिंग करते हैं और ये लोग अपना ऑफर करते हैं कि ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ओके, प्लस एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें सारी पार्टीज होंगी, ठीक है, प्लस प्रोविंसेस 3 पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, स्टेट सीड कर सकते हैं पहले इलेक्शन के बाद, अगर वो चाहें तो इस ग्रुपिंग से अलग हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप बना जाएंगे और इस ग्रुपिंग से वो अलग भी हो सकते हैं। तो एक ग्रुप भी अपने आप में एक बड़ा यहाँ पे जो है एक इशू बन जाता है कि इस ग्रुप में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसको किस ग्रुप में रख रहे हैं, तो ये ग्रुप भी एक अपने आप में बड़ा इशू है। ओके, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए। ओके, कांग्रेस कहती है कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे ये हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपकी बात, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या कहती है, मुस्लिम लीग कहती है कि अच्छा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ओके हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए रेडी हैं। इन्होंने क्या सोचा, जिन्ना ने क्या सोचा कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। बट वेवल इनको बुलाते ही नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको कॉल दिया जाता है, ठीक है, और ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ दिनों बाद और इनको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। लेकिन इस गवर्नमेंट बनाने से पहले
गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है। ओके, तो नेहरू एक स्टेटमेंट दे देते हैं ग्रुपिंग के ऊपर कि मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई निकलना चाहे ग्रुपिंग से तो निकल भी सकता है, ऐसा होना चाहिए। और प्लस हमारे बीच अभी भी कुछ ऐसी बात कॉमन नहीं है, अभी भी हम किसी समझौते पे नहीं पहुंचे और सिर्फ इतना समझौता हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम साथ में जाएंगे, बस। और कोई बड़ा समझौता हमारे बीच ऐसा हुआ नहीं। ओके, तो जब ऐसी बात होती है तो ये भी प्लान रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, और ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और एक और बहुत गंदी बात ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। अगस्त 16 से डिसाइड करते हैं कि अब डायरेक्ट एक्शन होगा। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तब वेवल साहब कहते हैं कि 12 अगस्त 1946 12 अगस्त को वेवल कॉल देते हैं कांग्रेस को कि सर आप ही बना लो इंटरिम गवर्नमेंट। बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वेवल साहब कहते हैं नहीं आप ही बना लो, कोई बात नहीं, इनको रहने देते हैं, आप बना लो। ओके, अभी डायरेक्ट एक्शन क्या है? डायरेक्ट एक्शन ये है कि सीधे एक्शन पे उतर आओ। ठीक है, जितनी जो है आपके अंदर वो पावर है, जितना भी आप वायलेंस करना चाहते हो आप वायलेंस करो और ये प्रूव कर दो कि ये टू नेशन थ्योरी बिल्कुल सही है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते। ये है डायरेक्ट एक्शन। तो ऐसी घिनौनी हरकतें करने पे उतर आया था मुस्लिम लीग। ये 16 अगस्त 1946 से जो है चालू हुआ और ये कम्युनल राइट्स स्पेशली कोलकाता, बिहार, गढ़मुक्तेश्वर, ये यूपी में है, नोआखली, इन सब में एकदम ये लोग खून खराबे पे उतर आए। ये आप देख रहे हो रोड पे ऐसी लाशें बिछी हुई। ठीक, हमें अगर कभी रोड पे कोई जानवर की भी डेड बॉडी पड़ी होती है तो बहुत गंदा लगता है। और सोचो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि रोड पे आदमी मरे पड़े, ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ओके, और डायरेक्ट ये जो है मुस्लिम लीग बहुत नीचे तक गिर चुकी थी ये प्रूव करने के लिए कि कितना जरूरी है पाकिस्तान पा लेना। ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, कुछ भी कर सकते थे ये पाकिस्तान के लिए। कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही थी कि जो है एक यूनिटी बनी रहे, बंटवारा ना हो, कोई सॉल्यूशन निकल आए। 5000 लोग मर गए। अब जब जालियांवाला बाग में जो है इतने लोग मरे थे, काफी लोग मरे थे, तब हम उसको बहुत गालियां देते हैं कि जो है जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और यहाँ आपस में वही हिंदू मुस्लिम जो किसी जमाने में जो है साथ में गंगा में नहा रहे थे और राखी बांध रहे थे, एक दूसरे को कस्में खा रहे थे, खिलाफत मूवमेंट में साथ में खड़े थे, आज वो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का खून करने को तैयार हो गए। ओके, तो एक जो है बहुत ही घिनौना चैप्टर, हमको बहुत घिनौना इतिहास यहाँ पे देखने को मिलता है इस ड्यूरेशन में कि जो है जितना भी पॉजिटिव गांधी जी पॉजिटिविटी लेकर आए थे, नॉन वायलेंस, प्यार मोहब्बत, हर सेक्शन को उठाना, ये सारा जो है उनकी जो बातें थी बहुत बातें सारी धरी रह गई थी। और जो हो रहा था वो किसी को भी कभी भी इतिहास में अगर ये पढ़ा जाएगा तो कभी भी उसे पसंद नहीं आएगा। ओके, तो इंटरिम गवर्नमेंट, अब वेवल जो है डेस्परेट होते हैं कि किसी तरह इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए, क्योंकि गवर्नमेंट, ये इंटरिम गवर्नमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो राइट्स हो रहे हैं ये पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। ओके, तो 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, 14 मेंबर होते हैं। जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वल्लभ भाई पटेल संभालते हैं होम मिनिस्ट्री। वेवल स्टार्टिंग में तो यहाँ पे जो है कोई मुस्लिम लीग नहीं है, बट धीरे धीरे 26 अक्टूबर को वेवल जो है मुस्लिम लीग को भी इसमें एंट्री करा देते हैं। एंट्री होती है लियाकत अली की एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, और ये लियाकत अली कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे सरकार चलाने आए थे, ये भी इनका जो पिछला जो एजेंडा था कि हमको किसी तरह से पाकिस्तान पाना है, उसी का पार्ट है, उसी स्ट्रगल का पार्ट है। भेष है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं और एक्चुअली इरादा ये है कि इन लोगों को काम नहीं करने दिया कर देना है। ओके, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू दिस चैप्टर पार्टीशन एंड फ्रीडम। और हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एक्शन की, जिसमें मुस्लिम लीग बहुत सारे कम्युनल राइट्स कराती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। और बहुत डेस्परेटली लॉर्ड वेवल क्या करते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनवा देते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर संभालते हैं। तो इनिशियली इसमें कहीं मुस्लिम लीग नहीं है, बट बाद में क्या करते हैं, लॉर्ड वेवल ग्रेजुअली मुस्लिम लीग की भी एंट्री करा देते हैं, लियाकत खान बन जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का मोटिव ये नहीं है कि उनको इंटरिम गवर्नमेंट में आकर कुछ अच्छा करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, कुछ पॉजिटिव करना, नहीं, उनका मोटिव ये है कि उनको किसी तरह इस गवर्नमेंट को फंक्शन नहीं करने देना है। ओके, तो ये भी इनकी स्ट्रगल का ही पार्ट है कि पाकिस्तान जो चाहिए उनको, उसी स्ट्रगल का कंटिन्यूएशन है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, 1946 से 50 तक काम करते हैं ये लोग और 1950 जनवरी में हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। ओके, तो फिलहाल ये गलत लिखा हुआ है। ओके, तो दिसंबर 9, 1946 पहली मीटिंग होती है और उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू जी आकर ये बताते हैं
कि बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि जो है बहुत सारे डिफरेंट तरह के उसमें लोग सेलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, तो एक ये कलेक्टिवली पहली मीटिंग में ही बताना जरूरी होता है कि हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों मिले हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि हमको फंडामेंटल राइट्स की बातें करनी है, हमको बेसिकली प्रिंसिपल ले डाउन करने हैं कि हमारी सरकार किस तरह चलेगी, किस बेसिस पे चलेगी, ओके, और सारे लॉज बनाने हैं, सबकी पावर डिवाइड करनी है। तो ये इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ओके। इसमें लीग नहीं आई थी, ओके। तो लीग किसी तरह चाहती है कि जितना हो सके हम जो है ये जो फ्यूचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो है इवेंट्स आगे बढ़ रही हैं, उनमें किसी तरह से डिसरप्शन लाया जाए, प्रॉब्लम क्रिएट करी जाए और थक हार कर लोग ये कह दें कि ठीक है भाई पाकिस्तान ले जाओ यार तुम अपना, ओके। याद रखें ये गलत है, ओके। इसी बीच क्लेमेंट एटली वहां जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के, वो कहते हैं कि नहीं, अब जो है एक डेडलाइन डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947, यानी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत पास की बात है। फरवरी 20 1947 को ये बात कहते हैं वो कि अब पावर ट्रांसफर की हमें एक डेडलाइन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि हम आराम से इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में बात करें, समझौता करें, किसी पैक्ट पे पहुंचे, उनको भी अच्छा लगे, उनको भी अच्छा लगे, और फिर हम पार्टीशन करें, पावर ट्रांसफर करें। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक फाइनल डेडलाइन हम दे रहे हैं, 30 जून 1948 से पहले हमको ये पावर ट्रांसफर करनी। और इसी में डिसाइड होता है कि अब जो है माउंट बेटन आने वाले। माउंट बेटन क्या है कि इनको स्पेशल पावर दी गई थी कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते हो, और आपको हर चीज का अप्रूवल लेने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर ब्रिटेन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरे देश में उस समय कम्युनल राइट्स चल रहे थे, टेंशन चल रहे थे। ये तो पूरे 40s में बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहा है, 47 तक की जो है कम्युनल राइट्स हुए हैं और ये कम्युनल टेंशन देश में बनी रही है, ओके। माउंट बेटन आते हैं और माउंट बेटन आने के बाद बहुत जल्दी से प्लान रखते हैं सिचुएशन को समझ के। इसे जून 3 प्लान कहा गया है। जून 3 प्लान में वो कहते हैं कि 2 डोमिनियन बनेंगी और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ओके। ऐसी बात कहते हैं, और दोनों के अपने अपने गवर्नर जनरल भी होंगे। बंगाल और पंजाब के हिंदूज और मुस्लिम सेपरेटली डिसाइड करेंगे कि उनको अलग प्रोविंस, अलग जो है स्टेट चाहिए कि नहीं चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक भी डिसाइड कर लेगा कि अलग स्टेट चाहिए तो बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हो जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम थी वो बंगाल और पंजाब की थी, ओके। और 15 अगस्त डिसाइड करते, 15 अगस्त को फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 2 डोमिनियन क्रिएट कर दिए जाएंगे, ओके। प्लस एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। ये बाउंड्री डिसाइड करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज कैसे होंगी, ओके। आज की सेंस में देखें तो जो हमारी पाकिस्तान वाली बाउंड्री है और जो हमारी बांग्लादेश वाला बॉर्डर है वो ये बाउंड्री कमीशन डिसाइड करके गया है, ओके। प्लस ये जो बिल होगा ये ब्रिटेन में पास किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जैसा सब समझ रहे थे, बंगाल और पंजाब डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ पार्टीशन चाहिए। इवन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान और सिंध ये भी कह देते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। या कि भाई माउंट बेटन प्लान है जिसको पास कर दिया गया है। इसको जुलाई 18 जुलाई को सेंट मिल गया है और 1 महीने के अंदर हम आजाद होने वाले हैं। 2 डोमिनियन क्रिएट करने की बात होती है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात होती है। और 15 अगस्त डिसाइड किया जाता है कि इस डेट को हम 2 डोमिनियन क्रिएट करेंगे। प्लस दोनों ही जगह सेपरेट गवर्नर जनरल्स होंगे, ओके। तो होता क्या है कि इंडिया को 15 अगस्त को फ्रीडम मिल जाती है और पाकिस्तान 14 अगस्त। इंडिया में नेहरू रिक्वेस्ट करते हैं इनको कि सर आप ही, लॉर्ड माउंट बेटन को ही कहते हैं कि आप ही गवर्नर जनरल बने रहिए क्योंकि हमारे काफी काम आसान रहेंगे अगर आप यहाँ रहोगे। प्लस पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो खुद ही गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान यहाँ से अलग हो जाता है। पाकिस्तान अलग हो जाता है, ये पाकिस्तान अलग है, ये उस समय पाकिस्तान ही है, बांग्लादेश नहीं है अगर आपको बताना हो। ईस्ट पाकिस्तान है ये, और ये वेस्ट पाकिस्तान है, ओके। अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता क्या है कि जो यहाँ पे जो लोग मुस्लिम्स रह रहे हैं वहां के लोकलाइट्स क्या करते हैं, उनको प्रेशर करने लगते हैं कि नहीं आप जाओ। प्लस ये इनसिक्योर फील करने लगते हैं यार कि हमारा सारे मुस्लिम इधर चले जाएंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये यहाँ पे जो है मुस्लिम्स इनसिक्योर फील करने लगे, यहाँ पे हिंदूज इनसिक्योर फील करने लगे, हिंदूज इधर जाने लगे और मुस्लिम्स ऊपर जाने लगे। सेम यहाँ भी ऐसा ही हुआ और ये ट्रेनों में भर भर के सामान ले लेकर, ये तो ट्रेन वाला सीन है, पैदल बैलगाड़ियों पे जो जैसे जा सकता था वैसे जाने लगा। और ये इधर से इधर और इधर से इधर, सिमिलरली यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस होने लगा। ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर ये जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा,
बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इनको अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ, ज़्यादा सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। उनकी ज़मीनें यहाँ रह रही हैं, इनका सब कुछ यहाँ रह गया। ओके, तो कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होगा कि लोग जो है जा रहे हैं ट्रेन में भर के, और प्लस यहाँ जब दूसरी जगह पहुंचेंगे, यहाँ समझो जब यहाँ से कोई मुस्लिम हिंदू यहाँ के बसेगा, तो यहाँ तो उसकी कोई ज़मीन नहीं है। हो सकता है कभी ज़िंदगी में उसे सोचा ना हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जब यहाँ पहुंचेगा, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार कुछ ना हो। सेम ऐसा ही मुस्लिम्स के साथ भी हो सकता है जो यहाँ जा रहे हैं। ओके, तो इनके लिए रेफ्यूजीज कैंप सेटअप करे जाएंगे। रेफ्यूजीज कैंप सेटअप करने के लिए भी फिर जो है पैसा चाहिए, खाना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम। प्लस रास्ते में जब ये रास्ता और ये इधर जाने वाले और इधर जाने वाले आपस में लड़ेंगे, और प्लस ये जहां पहुंचेंगे वहां जो है एक दूसरे के धर्म वाले, बहुत मारकाट होगी, बहुत लड़ाइयां होंगी। प्लस ये कैलकाटा का सीन है, पूरी रोड में डेड बॉडीज भरी हुई हैं, ये डेड बॉडीज उठा के जो है ठेले पे डाल रहे हैं। तो फिर से वही जो डायरेक्ट एक्शन वाला था, वैसा ही ये पार्टीशन में एक जो है घिनौना सीन देखने को मिलेगा कि जो है हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काट के जो है पार्टीशन करेंगे। दोनों देश पार्टीशन नहीं हुआ है, टूटे हैं एक दूसरे से। ठीक है, पार्टीशन होता है कि आप जो चीजों को स्लाइस करके अलग करो, पर नहीं, ये पार्टीशन नहीं था, ये तोड़ के अलग किया गया। ओके, तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाएगा, फ्रीडम ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मैं इसमें बीच में बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ। ओके, तो 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, हम रिपब्लिक बन जाते हैं। और याद करो 26 जनवरी को जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया है। ये आपको शायद याद होगा कि क्यों 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया है। ओके, तो ये हमारी पहले जो सरकार है वो है। तो इस तरह से हमारा ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो क्रैश कोर्स है वो खत्म होता है। आज़ादी हमने पाली है। ओके, और ये सारे जो तीर हैं, ये सारे जो तरीके थे, हमने जो धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ यूज किए। तो एक टाइम आ चुका है कि जो हमारा आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उस कॉमन मैन ने इस ब्रिटिशर्स को रिप्लेस कर दिया है। अब सरकार हमारी है, देश हमारा है, हवा हमारी है। ओके, हो सकता है आप फील थोड़ा अच्छा ना कर रहे हो। रीजन ये है कि पार्टीशन के साथ, फ्रीडम के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ है, तो दुख बहुत होता है। एक तरफ पार्टीशन का दुख है, दूसरी तरफ फ्रीडम की खुशी है। तो इस मिक्स फीलिंग के साथ, और बहुत कुछ शायद सीखा होगा आपने, तो इस खुशी के साथ इस कोर्स को यहाँ खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो है प्लीज रेट करें, रिव्यू करें, रिकमेंड करें इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सफर रहा। थैंक्स अ लॉट।